आईआरसीटीसी से तत्काल का टिकट बुक करना कितना मुश्किल काम है, यह हम सब जानते हैं। लेकिन न्यूज नेशन आज आपके सामने करेगा ऑनलाइन टिकट का सबसे बड़ा खुलासा। आप आईआरसीटीसी पर कंफर्म तत्काल टिकट के लिए इंतजार करते रहते हैं और कैसे कुछ लोग ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की मदद से फौरन टिकटों को बुक कर लेते हैं, आप भी देखिए। और इस रिपोर्ट को देखने से पहले यह भी जान लीजिए कि ऐसे किसी भी सॉफ्टवेयर को आईआरसीटीसी की मान्यता नहीं मिली हुई है, तो ऐसे ऐप या फिर सॉफ्टवेयर से टिकट बुक करना कितना खतरनाक हो सकता है, हम आपको यह भी बताएंगे। कंफर्म तत्काल टिकट के लिए घंटों का इंतजार, टिकट काउंटर्स पर लंबी लंबी कतार, ऑनलाइन रिजर्वेशन की धीमी रफ्तार। तकलीफें कई हैं, लेकिन साइबर संसार में चल रहा है अलग ही खेल। आप देखते रह जाएंगे और कोई आपका टिकट ले उड़ेगा। ऑनलाइन बाजार में कई सॉफ्टवेयर कैसे आईआरसीटीसी पर आपके टिकट का टंटा बढ़ा सकते हैं, न्यूज नेशन ने की है इसकी पड़ताल। हमारे संवाददाता एक ऐसे शख्स से मिले जिन्होंने देखते ही देखते तत्काल टिकट बुक कर दिया। पहले आप देखिए कैसे एक सॉफ्टवेयर के जरिए ऑनलाइन टिकट का ये पूरा खेल हुआ। हमने नई दिल्ली से लखनऊ के लिए कैफियत एक्सप्रेस में ऑनलाइन टिकट बुक करने का फैसला किया। यात्रा की तारीख 8 जनवरी रखी और तत्काल टिकट की बुकिंग 7 जनवरी को की गई। आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं, लेकिन ऐसे ऐप और ऐसी वेबसाइट आ चुकी हैं जो आपको तुरंत जो टिकट है आपका रेलवे का टिकट तुरंत बुक करा सकती है। लेकिन ये कहीं ना कहीं आईआरसीटीसी की वेबसाइट को डाउनग्रेड करता है। हमें ये बताइए आपने क्या किया अभी तक? ये तत्काल नाउ ऐप करके है, ये पेज ओपन हो गया जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें एक टिकट भी बुक कर रहा हूँ डेमो के लिए। एक आईआरसीटीसी की लॉगिन पासवर्ड हमने दे दिया, फिर स्टेशन जहाँ से जाना है आपको और जहाँ तक जाना पहले से मैंने सेव कर लिया। 10 बजे टिकट विंडो ओपन होने से पहले जैसे ही विंडो ओपन होता है मैंने अपना सारा डिटेल और सेव एंड बुक नाउ कर देता हूँ। ये देखिए सीधे उसकी वेबसाइट पे चला गया। अब मैं इसको टाइप करूँगा सीधे, मेरा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा इससे। कैप्चा आपने टाइप कर दिया? हाँ जी। अच्छा, उसके बाद इसके बाद मैंने डिटेल भरा इसलिए बोल रहा है कंटिन्यू करने के लिए। हाँ। अब मैं बुक नाउ करूँगा इस टिकट को। देखिए जो भी डिटेल मैंने भरा है ऑटोमेटिक आ रहा है। हाँ। 50 सेकंड हो गए। बस मेरा ये पेमेंट पे आ गया। मुझे कुछ डिटेल डालने की जरूरत है, ऑलरेडी मैंने डाल दिया। देखिए सीधे ट्रांजैक्शन का वो आ रहा है। अब बस मैं अपना सिक्योर्ड पासवर्ड डालूंगा। सिक्योर पासवर्ड डाला? हाँ देखिए अब मेरा टिकट आ जाएगा। टिकट हो गया, मतलब विद इन अ मिनट आपका टिकट बन गया। हाँ। एक सॉफ्टवेयर के जरिए आसानी से तत्काल का टिकट तो बुक कर लिया गया, लेकिन आईआरसीटीसी ऐसे किसी भी ऐप को मान्यता नहीं देता। तो सवाल ये है कि क्या ऐसी तमाम वेबसाइट पर आपका डाटा महफूज है? क्या ऐसी साइट से टिकट बुक करना आपके लिए खतरनाक नहीं? और अगर ऐसा है तो क्यों रेलवे की नाक के नीचे ऐसे वेबसाइट्स को फलने फूलने की इजाज़त दी जा रही है? अब हम आपको बताते हैं ऐसे तमाम ऐप जो कि दावा करते हैं कि आपका 1 मिनट में तत्काल टिकट बुक हो सकता है। ऐसे तमाम ऐप आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे और गूगल पे सर्च करेंगे, ऐसे तमाम ऐप आपको इस समय मार्केट में मौजूद दिखाई देंगे जिस पर आईआरसीटीसी का कोई बस नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जिसमें कहा जाता है कि 100% गारंटीड सपोर्ट गारंटीड, और जो आईआरसीटीसी और पीएनआर को क्रिएट करने में बहुत कम वक्त लेते हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसी चीजें भी यहाँ पे दी गई हैं, बिना पेमेंट के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जाएगा, या फिर टिकट बुक करते समय पैसे की बात ना करें। और सबसे बड़ा खतरा मैं आपको बताऊं कि क्या हो सकता है। आप टिकट बुक करते हैं, टिकट बुक करने के समय आप अपना नाम लिखते हैं, एज लिखते हैं, मोबाइल नंबर लिखते हैं और तमाम ऐसी इंफॉर्मेशन जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी होती हैं वो उसमें डालते हैं। तब आप पेमेंट गेटवे पर जा करके पेमेंट करते हैं। ऐसे में क्या बैंकिंग इंफॉर्मेशन भी आपकी कहीं ना कहीं बेची जा रही होगी, या उसका इस्तेमाल किया जा सकता होगा, या फिर आपके बैंक खाते तक घुसने की तैयारी है? ऐसे तमाम सवाल अब खड़े हुए हैं। सरकार को, खासतौर से रेलवे मंत्रालय को और आईआरसीटीसी को इस पर संज्ञान लेना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन दिल्ली। एक तरफ ऑनलाइन तत्काल टिकटों का खेल चल रहा है, तो दूसरी ओर हम आपको यह भी बता दें कि हर दिन करीब 1,16,000 मुसाफिरों का टिकट कंफर्म नहीं हो पाता है। यानी कि साल भर में करीब 4 करोड़ लोगों का टिकट कंफर्म नहीं होता। इसमें रिग्रेट का कोई आंकड़ा नहीं है, यानी कि ऐसे लोग जो टिकट बुक ही नहीं करा पाते उनकी तादाद का कोई आंकड़ा नहीं है।
दूसरी ओर मोदी सरकार 2020 तक सबको कंफर्म टिकट मुहैया कराने का दावा कर रही है। तो सवाल यह है कि जब रेलवे की नाक के नीचे इस तरह कंफर्म तत्काल टिकट का खेल चल रहा है तो फिर ये दावे हकीकत की जमीन पर कैसे टिक सकेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब मोदी सरकार के लिए आर्थिक मोर्चे पर आई एक और गुड न्यूज की बात करते हैं। पहले ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 13 साल बाद भारत की रेटिंग सुधारी, तो फिर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में भारत के लिए एक और अच्छी खबर आई है और अब वर्ल्ड बैंक ने भी भारत की ग्रोथ की सराहना की है। पहले मूडीज ने 13 साल बाद दी गुड न्यूज, अब वर्ल्ड बैंक भी दिखा रहा है अच्छे दिन। नोटबंदी और जीएसटी को लेकर तमाम तरह की अटकलों के बीच मोदी सरकार का आर्थिक ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है। दुनिया में भारत के आर्थिक विकास को लेकर बेहतर छवि बन रही है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत में विकास की बेहतरीन संभावनाएं मौजूद हैं। विश्व बैंक ने 2018 में भारत की विकास दर 7.3% रहने का अनुमान जाहिर किया है। विश्व बैंक के मुताबिक साल 2019 और 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था 7.5% की दर से आगे बढ़ सकती है। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले 10 साल में भारत की विकास दर 7% के आसपास रहने के आसार हैं। विश्व बैंक ने कहा है कि भारत में दुनिया की कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में विकास की कहीं ज्यादा संभावनाएं हैं। वर्ल्ड बैंक ने ये अनुमान भी जताया है कि आने वाले सालों में भारत तरक्की की रफ्तार में चीन से काफी आगे निकल सकता है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2018 में भारत की विकास दर 7.3% रहने का अनुमान है, जबकि चीन की विकास दर 6.4% के करीब रहेगी। 2019 में भारत की तरक्की की रफ्तार 7.5% रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि इसी दौरान चीन की आर्थिक वृद्धि दर 6.3% रहने का अनुमान है। 2020 में भारत की आर्थिक विकास दर 7.5 और चीन की 6.2% रहने का अनुमान जताया गया है। आर्थिक मोर्चे पर चौतरफा हमले झेल रही केंद्र सरकार के लिए वर्ल्ड बैंक की यह रिपोर्ट बड़ी राहत लेकर आई है। वर्ल्ड बैंक के इस अनुमान से देश में कारोबार का माहौल और निवेश की संभावनाएं बेहतर हो सकती हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट सामने आई है। अर्थशास्त्री और सरकार जहां कारोबार में बेहतर माहौल की उम्मीद कर रहे हैं, तो वहीं विपक्षी पार्टियां इस तरह की किसी भी रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े कर रही हैं। का अपना अनुमान है कि जिस तरह से कुछ रिफॉर्म्स को लेके जो इंडियन इकोनॉमी डिसरप्शन आया था, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। जैसे डीमोनेटाइजेशन को लेकर और जो टैक्स रिफॉर्म्स देखने को मिला जीएसटी को लेकर, तो उससे जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हुई उसमें अब एक्सेलरेशन होने की आशा है और ऐसा उनका अपना अनुमान है। Now don't tell me what World Bank says and Falana says. They will say it. They will say it because they have business with India. And they say it because they know this government will put us all up for sale. आगे बढ़ते हैं। देश को बजट का इंतजार है। वित्त मंत्री के पिटारे से क्या निकलेगा सब जानना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने की कोशिश की है। बजट से ठीक पहले सिंगल ब्रांड रिटेल में 100% एफडीआई को ऑटोमेटिक रूट से मंजूरी दे दी गई है, यानी कि विदेशी कंपनियों को अब निवेश से पहले क्लियरेंस के प्रोसेस से गुजरना नहीं होगा। कैबिनेट ने एयर इंडिया में भी 49% एफडीआई के प्रपोजल को अप्रूवल रूट से मंजूरी दे दी है। मौजूदा समय में एयर इंडिया पर कुल 52,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसमें 22,000 करोड़ रुपए एयरक्राफ्ट लोन है और बाकी का वर्किंग कैपिटल लोन और दूसरी लायबिलिटीज हैं। जाहिर है अब एयर इंडिया निवेश के जरिए अपने लिए पैसे का इंतजाम कर पाएगा। इसके अलावा रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन में भी 100% निवेश को मंजूरी दी गई है। खास बात यह है कि सरकार से इसके लिए इजाजत नहीं लेनी होगी। सरकार ने नीतिगत शायद तय किया है कि इनको नेशनल करियर की ज़रूरत नहीं है और बाहर फॉरेन एयरलाइंस आके नेशनल करियर को ले लें, वो शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि एयर इंडिया की सिर्फ गुडविल नहीं है, एयर इंडिया की लाखों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं देश के अंदर, चाहे बम्बई में, दिल्ली में, पूरे देश के अंदर हैं। कंस्ट्रक्शन में, रिटेल में जो एफडीआई सरकार ने अलाउ किया है, ये सब ऐतिहासिक कदम है। ऐसे भी अपने देश की इकोनॉमी बहुत अच्छी हालत में है
और इस कदम से और मजबूती मिलेगी इकोनॉमी को। मोदी सरकार के लिए 2019 से पहले यह आखिरी पूरा बजट है, तो जाहिर है लोगों की उम्मीदें भी बढ़ी हैं और मुमकिन है कि सरकार इस बजट को चुनावी बजट भी बना दे तो सर्विस क्लास को मिल सकता है टैक्स छूट में इजाफे का तोहफा। टैक्स के बोझ के तले दबे मिडिल क्लास के लिए खुशखबरी है। इस बार मोदी सरकार आम बजट में दे सकती है उन्हें खास तोहफा। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में सरकार मिडिल क्लास को टैक्स में बड़ी राहत दे सकती है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस बार बजट में इनकम टैक्स में छूट की लिमिट को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए तक किया जा सकता है। हालांकि टैक्स लिमिट 5 लाख रुपए तक किए जाने का प्रस्ताव आया था, लेकिन सूत्र बताते हैं कि वित्त मंत्रालय में 3 लाख रुपए टैक्स लिमिट पर सहमति बन गई है। जाहिर है सरकार के इस संभावित फैसले से सैलरीड क्लास के उन लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है जिन लोगों की सालाना आय 3 लाख रुपए है। मौजूदा टैक्स स्लैब की बात करें तो फिलहाल 4 टैक्स स्लैब हैं। पहली स्लैब 2.5 लाख रुपए से कम है जिस पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं है। दूसरी स्लैब 2.5 से 5 लाख रुपए है जिस पर 5% टैक्स है। तीसरी स्लैब 5 से 10 लाख रुपए है जिस पर 20% टैक्स है और चौथी स्लैब 10 लाख रुपए से ऊपर की है जिस पर 30% टैक्स है। इसके बाद 50 लाख से 1 करोड़ के बीच 30% प्लस 10% सरचार्ज है, जबकि 1 करोड़ रुपए से ऊपर 30% टैक्स प्लस 15% सरचार्ज है। सूत्रों के मुताबिक सरकार टैक्स छूट का दायरा बढ़ाने के साथ साथ टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है। 5 से 10 लाख रुपए के स्लैब में टैक्स की दर घटाकर 10% किया जा सकता है। 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक के बीच एक नया स्लैब बनाया जा सकता है। इसमें टैक्स की दर 20% हो सकती है। इससे ऊपर के स्लैब में 30% टैक्स हो सकता है। आपको बता दें कि इस बार मोदी सरकार का ये आखिरी पूर्णकालिक बजट होगा। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि सरकार टैक्स में बदलाव कर आम लोगों को बड़ी राहत दे सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती अब पद्मावत बनकर रिलीज होने को तैयार है, लेकिन विरोध के सुर नरम नहीं पड़ रहे। 25 जनवरी को फिल्म रिलीज करने की तैयारी है, लेकिन राजस्थान में करणी सेना के बैनर तले विरोध की आवाज बुलंद हो रही है। जयपुर में राष्ट्रीय करणी सेना की महिला विंग ने राजपूत समाज के सांसदों को, एमएलए को लिफाफे में बंद करके चूड़ियां, सिंदूर और बिंदी भेजी है। नाराजगी वही पुरानी है। आरोप वही है कि फिल्म में इतिहास से छेड़खानी है, इसीलिए देश भर में फिल्म को बैन किया जाए। हमने ये पद्मावती को जो नाम उन्होंने बदलकर पद्मावत करने का फैसला लिया है उसके सख्त खिलाफ हैं और हम ये इसको प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं, राष्ट्रपति जी से अपील करते हैं वह इसमें हस्तक्षेप करें और इसे तुरंत प्रभाव से बैन कराएं, पूर्ण रूप से बैन कराएं। राजधानी दिल्ली में एक इंटरनेशनल हवाला रैकेट का पर्दाफाश हुआ है और आरोप यह है कि हवाला ऑपरेटर एयर होस्टेस के जरिए विदेशी पैसा भेजने का काला कारोबार करता था। हवाला का कारोबार करने वाला शख्स और आरोपी एयर होस्टेस को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्लेन में ब्लैक एंड व्हाइट का खेल, गिरफ्त में डॉलर क्वीन एयर होस्टेस। हवाला कारोबार करने का आरोपी अमित भी गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर जब इस एयर होस्टेस को पकड़ा गया तो किसी ने यह सोचा भी नहीं होगा कि इसके तार अंतर्राष्ट्रीय हवाला रैकेट से जुड़े हो सकते हैं। दरअसल 7-8 जनवरी को डीआरआई की टीम ने सटीक सूचना के बाद दिल्ली से हांगकांग जाने वाली जेट एयरवेज की फ्लाइट में छापा मारा, जब आरोपी एयर होस्टेस को उसके बैग के साथ गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसी ने उसके बैग से $4,80,200 बरामद किए। डीआरआई को फ्लाइट के जरिए हवाला की रकम विदेश भेजे जाने की जानकारी पिछले काफी समय से मिल रही थी, लेकिन इस बार डीआरआई को स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली, जिसके बाद जेट एयरवेज की फ्लाइट से एयर होस्टेस को हवाला की रकम के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया गया। जेट एयरवेज की एयर होस्टेस से डीआरआई के अधिकारियों ने कड़ी पूछताछ की। उसके बाद पता चला कि ये रकम दिल्ली के एक बिजनेसमैन अमित मल्होत्रा की है। जब अधिकारियों ने कड़ी पड़ताल की तो पता चला कि ट्रेवल एजेंसी चलाने वाला अमित असल में हवाला ऑपरेटर है। उसके बाद जांच एजेंसियों ने जाल बिछाया और हवाला कारोबार करने के आरोपी अमित को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद दोनों को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने अमित और गिरफ्तार एयर होस्टेस को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं एयर होस्टेस के पकड़े जाने के बाद जेट एयरवेज ने बयान जारी कर सफाई दी है। 8 जनवरी को डीआरआई के छापे में एयरलाइंस कर्मचारी के पास से विदेशी करेंसी मिली है। महिला कर्मचारी को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी से मिली जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
जो कर्मचारी घरेलू या विदेशी कायदे कानून की अनदेखी करते हैं, जेट एयरवेज ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करता है। मामले के तार देश से लेकर विदेशों से जुड़े हैं, लिहाजा मामले की जांच कर रहे अधिकारी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। एयर होस्टेस और हवाला ऑपरेटर से पूछताछ कर उसका नेटवर्क खंगाला जा रहा है। शक है कि हवाला कारोबार यामिक का नेटवर्क दूसरे एयरलाइंस तक भी फैला हो सकता है। ऐसे में एयर होस्टेस से जुड़े कुछ और लोग भी सवालों के घेरे में हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और अब फटाफट अंदाज में क्राइम की खबरें देख लेते हैं क्राइम व्यू में। यूपी के मुजफ्फरनगर में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि तमंचे के बल पर बदमाशों ने लड़की के साथ शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित परिवार की शिकायत पर 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। ओडिशा के बालासोर में मानसिक रूप से अक्षम एक लड़की की लोगों ने बेरहमी से पिटाई की। बताया जा रहा है कि लड़की पर चोरी का आरोप लगा था। यूपी के बलिया में गाय चोरी के शक में युवक का सिर गंजा किया गया। सिर मुड़ाने के बाद लोगों ने युवक को गांव में घुमाया। युवक के साथ मारपीट का भी आरोप है। हमीरपुर में नगर पालिका चेयरमैन ने फरियादी महिला को थप्पड़ मारा। महिला को थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बताया जा रहा है कि हाउस टैक्स की समस्या को लेकर आई थी महिला। महाराष्ट्र के ठाणे में एक पुलिस वाले ने 7 शादियां की। संपत्ति विवाद होने पर इस बात का खुलासा हुआ। पुलिसकर्मी पर शादी के नाम पर झांसा देने का आरोप लगा है। और अब खबर तमिलनाडु से है, जहां पर ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल लगातार 7वें दिन भी जारी है। वहीं सरकार हड़ताल खत्म कराने की बजाय अपने विधायकों की सैलरी बढ़ाने में किस तरह से बिजी है, व्यस्त है, आइए देखते हैं। तमिलनाडु में मचा है कोहराम, क्योंकि 7 दिन से सड़क पर है चक्का जाम। लोग परेशान हैं। सड़क पर न बसें चल रही, न दूसरे वाहन आसानी से मिल रहे। नजर आ रहा है तो सिर्फ जन सैलाब। बात चाहे चेन्नई की हो, कोयम्बटूर की या फिर रामेश्वरम की, पूरे तमिलनाडु से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। राज्य में लगातार 7 दिनों से बस हड़ताल चल रही है और अब तो हड़ताल कर रहे कर्मचारियों के परिवार भी सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हड़ताली कर्मचारी वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि सरकार उनके वेतन में 2.57% की बढ़ोतरी करे, लेकिन सरकार उनकी मांगों को मानने की बजाय अपने विधायकों की सैलरी बढ़ाने में लगी है। तमिलनाडु की सरकार ने विधानसभा में एक ऐसा विधेयक पेश किया है जिसके तहत विधायकों को मिलने वाली सैलरी में करीब 90% का इजाफा होगा। एक तरफ तमिलनाडु के परिवहन कर्मचारी वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर सड़कों पर हैं, वहीं राज्य के कई किसान भी हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन सरकार इन पर ध्यान देने की बजाय अपने विधायकों की सैलरी बढ़ाने में लगी है, जिस पर अब चौतरफा सवाल उठने लगे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। गुजरात के बनासकांठा से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। एक पुलिस वाले ने जब कार को चेकिंग के लिए रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस वाले पर कार चढ़ा दी। इस दौरान आसपास के लोगों ने जब कार सवार को रोकने की कोशिश की तो वो तेजी से कार लेकर भागते हुए वहां से निकला, लेकिन ये पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। गुजरात के बनासकांठा की यह तस्वीर है। भारी बर्फबारी के कहर से स्विट्जरलैंड का मशहूर जर्मेट नहीं बच पा रहा। यहां एक स्काई रिजॉर्ट में किस तरह से 13,000 पर्यटक जो हैं वो फंस गए। यहां इतनी भारी बर्फबारी हुई है कि सभी रास्ते बंद हैं। रेल लाइनों पर बर्फ की मोटी परत जमी हुई है, जिसकी वजह से ट्रेनें चल नहीं पा रही। इटली की सीमा से लगे हुए स्विट्जरलैंड के जर्मेट में अमूमन साल भर बर्फबारी होती है, जिसके चलते यहां सैलानियों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन इस बार यहां इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई है कि यहां आए करीब 13,000 पर्यटक फंस गए हैं।